आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं 81 वर्षीय युवा आपको अपना 150वां संस्करण सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेखन की लंबी यात्रा की प्रेरणा स्रोत यशस्वी पुत्र पीयूष, इनके मार्गदर्शन में यह संभव हुआ। वैचारिक स्रोत छतरपुर गुड़गांव में बड़े मंदिर वाले गुरुपा पूर्व हैं। कहानी में जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है। आगे जोधपुर से 22 किलोमीटर दूर बिश्नोई गांव में जमींदार साहब की पुत्री गायत्री रहती थी। 8वीं पास करते ही जयपुर से 12 किलोमीटर दूर वाया जोंधवाड़ा निवारू गांव के जमींदार के पुत्र श्रीकांत से तय हुई। लड़का जयपुर में हॉस्टल में रहकर भी फाइनल कर रहा था। 15 दिन की अवकाश पर शादी संपन्न करा वापस हॉस्टल रवाना हो गया। बीए पास करने पर एलएलबी में दाखिला करा दिया गया। वह सास के कड़े नियम व अनुशासन में रहती थी। 2 वर्ष उपरांत एलएलबी पास कर कोर्ट में बड़े वकील के साथ बैठने लगा। रोजाना गांव से कार द्वारा कोर्ट जाना होता था। सास मनोरमा रानी 7 गांव की प्रधान चुनी गई थीं। मंत्री मुख्यमंत्री तक उनकी पहुंच थी। पुत्र को सरकारी वकील की जगह नियुक्ति हासिल करा दी। श्रीकांत अब और भी व्यस्त रहने लगा। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। घर में बच्चे की किलकारी सुनने को आतुर सास ने पुत्र की दूसरी शादी कराने का निश्चय कर रिश्तेदार की पुत्री द्रौपदी से पुत्र का पुनः विवाह आनंद फानन में करा दिया तथा गायत्री को आदेश दिया कि तुम अब बगीचे में बने कमरे में रहा करोगी। पुत्र के कमरे में नवविवाहित बहू द्रौपदी रहेगी। सास के आदेश अनुसार गायत्री बगीचे में बने कमरे में रहने लगी। इत्तेफाकन बगीचे के कमरे के साथ आम का वृक्ष था, जिसमें भी बरसों से निगोरी नहीं आई थी। श्रीकांत इस वक्त चाहते हुए भी माँ का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया। 1 वर्ष के बाद द्रौपदी के गर्भधारण का समाचार सुन हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। परंपरानुसार घर पर ही डॉक्टर नर्स की व्यवस्था की गई। मनोरमा रानी ने बताया कि हमारे परिवार में अभी तक डिलीवरी घर पर ही संपन्न हुई है, अतः डिलीवरी के लिए घर पर ही व्यवस्था की गई। लेकिन डिलीवरी के दौरान अधिक कमजोरी के कारण जच्चा को नहीं बचा पाया। कन्या का जन्म हुआ, जिसको पालने हेतु तुरंत गायत्री को तलब किया गया। पुनः अपने पुराने कमरे में बच्चे के साथ रहने लगी। इस दौरान मनोरमा रानी ने वास्तुशास्त्र को बुलाकर बारिश पाने की लालसावश संपूर्ण भवन का निरीक्षण कराया, जिसमें वास्तुशास्त्री ने आम के वृक्ष पर निगोरी रहित देखकर घोषणा की इस वृक्ष को कटवाना अनिवार्य होगा। सुनकर मनोरमा रानी ने वृक्ष काटने की मजदूर बुलाई। वृक्ष को कटता देख गायत्री वृक्ष से लिपट गई तथा रो रो कर न काटने का आग्रह करने लगी, जिसके कारण मनोरमा रानी ने आगे आकर गायत्री को जबरदस्ती बलपूर्वक वृक्ष से अलग कर दिया, जिसके कारण गायत्री के
सर फर्श पर पड़े पत्थर से टकराने से खून बहने लगा, जिसे देख श्रीकांत ने पहली बार माँ का विरोध करते हुए मजदूरों को वृक्ष न काटने का आदेश दे गायत्री को ड्रेसिंग हेतु पास के अस्पताल पहुंचा। वहाँ लेडी डॉक्टर ने नर्स से ड्रेसिंग करा, बाकी स्वास्थ्य जांच की तो पाया कि गायत्री तो 3 माह से गर्भ धारण किए हुए है, जिसके मालूम होने पर परिवार में पुनः खुशी की लहर दौड़ गई। साथ ही मनोरमा रानी ने भी बहू से अपने कठोर कृत्य पर अफसोस जाहिर किया। 9 माह तक गायत्री का पूर्ण रूप में देख रेख सहित शहर के प्रतिष्ठित नर्सिंग होम में स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। बारिश पाकर परिवार की रिक्तता समाप्त हो गई थी, लेकिन 5 वर्ष उपरांत एक रविवार गायत्री ने पति से उनकी माँ के समक्ष आग्रह किया कि अब मैं माता जी के साथ और अधिक घुट घुट कर जीवन जीना नहीं चाहती। श्रीकांत बहुत शांत स्वभाव का होने से बिना किसी बहस के स्वेच्छा से जाने की अनुमति प्रदान कर दी। गायत्री जब पुत्र को साथ ले जाने लगी तो पति ने पूछा, पुत्र को साथ क्यों? प्रत्युत्तर में गायत्री ने कहा कि कानूनन माँ से पुत्र को अलग नहीं किया जा सकता। मुस्कुराकर श्रीकांत ने कहा कि तुम भी तो वही अपराध मुझे माँ से अलग कर दोहरा रही थी। चलो, पुत्र के साथ जहाँ भी रहना चाहो रहो, अर्थात जीवन में सुख शांति अनुभव तो होना ही चाहिए। गायत्री पुत्र रविकांत के साथ अपने पीहर बिश्नोई गांव लौट आई, पुनः जीवन पटरी पर लौटाया महसूस करने लगी। श्रीकांत भी समय समय पर आर्थिक मदद भेजता ही रहता था। समय बीतता गया। गायत्री ने जोधपुर से पुत्र का बीटेक करा, इसरो में वैज्ञानिक पद पर कार्य करने लगा। रविकांत बेंगलुरु में माँ के साथ रहता था। एक बार उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर ऑन ड्यूटी आया हुआ था कि रविवार के दिन अवकाश होने से पुरी में दर्शन करने हेतु पहुंचा। दर्शन के उपरांत सामने मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। कथा सुनने की चाह से रविकांत भी कथा स्थल पहुंचा। कथा समाप्ति पर माँ की वीरान जिंदगी के संदर्भ में व्यास जी से रविकांत ने प्रश्न किया कि कृपया महिलाओं को संपूर्ण सुखी रखने का परिभाषित करें। व्यास जी ने एक लाइन में संक्षिप्त उत्तर दिया, कंचन काया, पर्स में माया और पति केवल बोले आया जी आया। अर्थात प्रत्येक सप्ताह ब्यूटी पार्लर अनिवार्य रूप से जाना। नंबर 2, पर्स में ठूस ठूस कर नोट भरे हों। और अंत में नंबर 3, पति भी यस मैन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उत्तर से संतुष्ट रविकांत ने दूसरा प्रश्न किया कि आपकी दाहिनी ओर जो खाली सोफा है उस पर आसन बिछाकर श्रोताओं को अंधविश्वास की ओर नहीं धकेल रहे हो? कहते हो जगन्नाथ जी विराज कर आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं, क्या इसको प्रमाणित कर सकते हो? यदि यह सत्य हुआ तो मैं आपका सेवक बनकर सेवारत रहूँगा, अन्यथा आपकी यह कार्य त्याग कर मेरा सेवक बनना होगा। व्यास जी ने 1 मिनट नेत्र बंद कर रविकांत को संबोधित किया कि यद्यपि यह पूर्ण रूप में श्रद्धा का विषय है,
इसको प्रमाणित करना कलयुग में बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि मैंने जगन्नाथ जी से अनुमति प्रदान कर ली है, अतः आप सोफे पर फैले आसन को अपने साथ ले जाएं और कल प्रातः 11 बजे कथा प्रारंभ से पहले ये आसन सहित पधारें। आगे की लीला प्रभु ही जानते हैं, भविष्य पर निर्धारित है। सारी वार्ता हजारों लोगों के समक्ष होने से दूसरे दिन दर्शक उत्सुकतावश काफी एकत्रित हुए। व्यास जी समय पर पधार कर व्यास बुद्धि के पास खड़े हो रविकांत से आसन लेकर पास में रखे सोफे पर श्रद्धापूर्वक बिछा हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि प्रभु पधारना अवश्य, सेवक की लाज आपके हाथ में है। अब 5 मिनट उपरांत व्यास जी भी अपनी गद्दी पर आकर बैठ गए और रविकांत से कहा कि मेरे प्रभु निर्दिष्ट सोफे पर बैठ चुके हैं, अब आप उस आसन को उठाकर दिखलावें। रविकांत सोफे के सामने खड़े हो आसन उठाने का हाथ तक आगे बढ़ाने में असमर्थ महसूस करते हुए पसीना पसीना हो रही थी। अंत में व्यास जी के चरणों में जय जगन्नाथ कर कान पकड़ते हुए शीश झुका दिया। लगभग 10 वर्ष उपरांत एक दिन रविकांत ने माँ से कहा कि मुझे ऑफिस कार्ड से लंदन लगभग 6 माह को जाना होगा, अतः आपकी सुचारू देखरेख हेतु नजदीक के वृद्धाश्रम में व्यवस्था कर दी है। यद्यपि यह सब सुन माँ को धक्का लगा, लेकिन हर इच्छा समझ निर्धारित तिथि को गायत्री देवी वृद्धाश्रम जाकर रहने लगी। लगभग 6 माह बाद पुत्र का फोन द्वारा मालूम किया कि इंडिया कब आ रहे हो, तो जवाब मिला अभी काम शेष है, समय लगेगा। इस तरह 4-5 बार फोन द्वारा एक ही उत्तर पाती थी। आखिर एक दिन गायत्री देवी का अचानक हृदय गति रुक जाने से देहावसान हो गया। आश्रम की अन्य महिलाओं ने कहा कि अब तो इसके पुत्र को बुलवा दो, वह कोई लंदन बंदन नहीं गया है, यहीं कहीं बिल खर्चे उड़ा रहा होगा। प्रत्युत्तर में व्यवस्थापक महोदय ने बताया कि इनके पुत्र को मरे 3 वर्ष हो चुके हैं। उसे ब्लड कैंसर था। अंतिम स्टेज बहुत दर्दनाक होने से उसे देख देख कर माँ मर न जाए, अतः पुत्र द्वारा उन्हें वृद्धाश्रम मजबूरन छोड़ना पड़ा। आपकी अपनी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड कर दे गया था, अतः जब भी माँ जी पुत्र से बात करने का आग्रह करती थी तो रिकॉर्डेड आवाज़ सुनाकर संतुष्ट कर रहा था मैं। बदले में उसने अपनी चल अचल संपत्ति एवं बैंक बैलेंस सभी कुछ आश्रम को समर्पित किए हुए हैं। और अधिक क्या बतलाएं। बंधुओं, हमारी खुशी दूसरों की खुशी में निहित है। जब हम औरों को उनकी खुशियाँ देना सीख जाएंगे तो स्वतः ही हमें हमारी खुशियाँ मिल जाएंगी। यही मानव जीवन का उद्देश्य भी है। मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट्स, लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।